जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, लिखा है मैथ का मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट आप लोग के लिए कितना ज़रूरी है, अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग एकदम बखूबी जानते ही होंगे। और आप लोगों की तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर करने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। आप मॉक टेस्ट देते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाते चलिए, ठीक है? बाकी आपको हर मॉक टेस्ट में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक? आप लोग देखिए क्या है कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, तभी हमारा मॉक टेस्ट देखिए, तभी आपको फ़ायदा है। क्योंकि आप क्या करिए, अगर आपको बढ़िया से सही सच में बताऊँ तो पढ़ना है, तो आप लोग को कॉपी पेन लेकर के हम और हमसे पहले जब भी क्वेश्चन आए, हमसे पहले आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद हमारा मेथड देखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको डबल दोहरा फ़ायदा होगा। अपनी तैयारी जो अपना है वो तो है ही, कुछ ऐसे ज़रूर क्वेश्चन होंगे जो आप लोग शायद ना कर पाएँ या आप लोग पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, तो वो रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी तैयारी हम एकदम से बेहतर कर देंगे। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए कैसा है और बताइएगा। देखिए क्वेश्चन पहला आया है हमारा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा? मतलब समझिए क्या कह रहा है ये, मतलब 4 क्रमागत ऐसी संख्या होनी चाहिए जो क्रमागत संख्याओं का गुणा करने के बाद वो किसी भी कह रहा है किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगी, मतलब वो वह न्यूनतम संख्या होगी, कोई वह न्यूनतम संख्या होगी जो जो चारों के 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल से कोई भी 4 क्रमागत संख्या अगर ले लेंगे, तो वो संख्या हमेशा उस संख्या से गुणा होगी। जैसे समझिएगा इसमें कह क्या रहा है, आपको बढ़िया से समझाते हैं कि जैसे मान लें कि मान लें क्रमागत संख्या 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, ठीक है? ये 4 क्रमागत संख्याएं हो गई हैं, ठीक? कह रहा है कि ये जो संख्या होगी वो किससे कटेगी, कंपल्सरी कटेगी ही कटेगी। जैसे हम अगर यहाँ पे देखें 10 से कटाने के लिए, तो 10 से अगर हम कटाना चाहें तो ये कट जाएगी 10 से, ठीक है? अगर लेकिन ये अगर 22 से कटाना चाहें तो 22 से शायद ना कट पाए, क्योंकि 22 से कटाएंगे तो 11 नीचे बच जाएगा, तो नहीं कट पाएगा। तो और 24 से कटाए तो ये 24 से कट जाएगा, ठीक है? तो यही हमें ज्ञात करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कंपल्सरी कटेगा ही कटेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए हमें सबसे छोटी क्रमागत संख्याएं क्या होगी, क्रमागत अगर क्रम से अगर स्टार्ट करना हो तो सबसे छोटा क्रम क्या लेंगे, सबसे छोटा क्रम हम 1 ले सकते हैं, ठीक है? तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यही हम 4 क्रमागत संख्या के गुणा लिख सकते हैं। तो 4 सबसे छोटे 4 क्रमागत गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24। तो ये 24 एक ऐसी संख्या है, 24 एक ऐसी संख्या है जो 4 क्रमागत गुणा कोई भी आप संख्या ले ले, जैसे मान लीजिए 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, ये कंपल्सरी है 24 से कट जाएगी। ये संख्या हमेशा आप ले लीजिए 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14, ये 24 से कंपल्सरी कटेगी। मतलब कोई भी आप 4 क्रमागत संख्या ले लेंगे वो 24 से कटेगी ही कटेगी, और यही हमसे पूछा था। तो ये हमें ये 24 कहाँ से प्राप्त होगा, हम सबसे छोटी 4 क्रमागत संख्याओं का क्या कर लेंगे, गुणा, क्योंकि अब इससे छोटा तो कोई हो नहीं सकता है, इससे छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो हम इसी को पहले लिख लेते हैं और सबसे छोटा 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 24 होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी, वो 24 होगी। 24 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल से विभाज्य हो जाएगी, ठीक? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बहुत ढेर सारा लॉजिक लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है? तो इसमें देखिए क्या करना है, अगर आप जब भी एग्जाम में बैठिए, देखिए एग्जाम में बहुत सारे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ आना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, कभी-कभी हमारा ऑप्शन मेथड से भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में लगाया जा सकता है। तो आप लोग एग्जाम में सब कुछ दिमाग एकदम पूरा ले करके बैठिएगा,
देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कहा है हमसे, कहा है कि दो क्रमागत संख्याएं हैं और क्या है, उनके वर्गों का योग 313 दिया है। ठीक है, उनके वर्गों का योग 313 दिया है। अगर हम 12 को ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम 12 को हम पहले ही ऑप्शन से ले लेते हैं कि मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या उसमें से 12 है, तो अगली क्रमागत है, तो क्रमागत संख्याओं होगी तो अगली कितनी जाएगी, 13 हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। ठीक है, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 6 4 10, 1 11 और 1 1 2 1 3, 313 आ गया। तो हम बस, हमें कुछ नहीं करना था। देखिए ये इसको ऑप्शन मेथड से लगाना ही सबसे आसान है। बाकी आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए वर्गों का योग कहा है तो ये बनेगा द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तब जाके ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपका एक एक सेकंड का समय बचाना बहुत ही कीमती है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले ही ऑप्शन मेथड से ही इसको एलिमिनेट करके आगे चल देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था, हमसे पहले ही कहा गया है कि छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या हम इसको हम पकड़े कैसे हैं, आप पहले ये समझिएगा कि हम ऑप्शन को कैसे पकड़ेंगे। ऑप्शन क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, हमसे पहले क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछा है लेकिन हमें ये पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या कहा है, दोनों में से छोटी क्रमागत संख्या क्या है, तो छोटी हम पकड़ लेते हैं कि मान लेते हैं कि पहली 12 ही पकड़ लेते हैं या 14 ही पकड़ लेते हैं, जो भी हमें पकड़ना होता पकड़ लिए, एक ही पकड़ ले। अगर हम छोटे वाले को पकड़ रहे हैं, क्रमागत है, तो क्रमागत क्या होगा, एक अंक ज्यादा होगा। अगर हम 12 को पकड़े हैं तो अगला क्रमागत क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो दोनों को जोड़ने पर 313 हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो हमें जब ये जैसे आप शुरुआत में पहले जब आप पढ़ते थे LHS और RHS, या आप किसी भी साइड को अगर आप राइट हैंड साइड को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को ला देते थे तो हमारा प्रूव हो जाता था। इसी प्रकार हम ऑप्शन को लेकर के इसको ला दिए हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर प्रूव हो गया है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये सब मेथड आप लोग को आना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है इसमें, तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा कैसे होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है। दशमलव कैसे हटेगा, देखिएगा कितने अंक पे, 1 2 3 4 5 6 अंक पे क्या है, दशमलव है। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखिए पहले तो 4 तो है ही करड़ी के बाहर, ये गुणा में है, ध्यान दीजिएगा। ये अगर यहाँ 4 रहता तो इसका हमें 4 रूट निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये 4 गुणा है, इसका मतलब है 4 का क्या है, इसमें गुणा है। तो देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसे 81 लिखना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा, नीचे ये पूरे नीचे लिखना पड़ेगा 10 की पावर 6, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दशमलव को हटाने के लिए उतने समय भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, आप जानते ही हैं, 4 गुणे 81 का रूट निकलता है तो 9 बनता है, और 10 की पावर 6 है तो रूट निकलेगा तो 10 की पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, अब 9 चौके 36 होता है, 36 की पावर 10 की पावर 3, तो 3 है तो 3 अंक पे दशमलव होना चाहिए, तो 0.036। ठीक, देखिए कितनी आसानी से और कितने एक्यूरेसी के साथ निकल गया। तो आपको कुछ मेथड आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जितने अंक पे दशमलव था उतना हम क्या कर दिए, भाग दे दिए, दशमलव को पहले हटा दिए। ठीक, अब जानते हैं दशमलव हट गया है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0.036। 0.036 देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1/5 गुणे, देखिए ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक वर्ड दिख रहा है हमें। देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि ये कोई देखिए श्रृंखला में दिख रहा है कि 5 3 8 8 3 11 11 3 14। ठीक है, और यहाँ पे 5 गुणे 8 है, यहाँ पे 8 गुणे 11 है, यहाँ पे 11 गुणे 14 है। मतलब देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला में दिख रही है कोई। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं समझिएगा। देखिए पहले तो हमारा क्या है, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए अगर वहाँ पे 1 है तो हम लिखते हैं 1/3। ये 3 क्या है, ये 3 यहाँ पे जो इनका अंतर होता है, यहाँ पे अंतर 2 का होगा तो हम यहाँ 1/2 लिखेंगे। उसके बाद कोष्टक में क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ये पहला वाला क्या है, 5 है ना, तो 1/5। उसके बाद बाकी हम इस सब को छोड़ करके लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है, 1/17 है, और माइनस करके 1/17। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बस हम इसे ही सॉल्व कर देंगे तो जो इसका सोल्यूशन आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा।
ठीक, तो इसको समझिएगा क्या करना होता है। पहले आपको इनका अंतर चेक करना होता है, जितना इनका अंतर हो वही कहाँ यहाँ पे कॉमन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट वाले में से लास्ट वाले को माइनस करना पड़ता है। ये देखिए समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 कोष्टक में 1/5, ठीक है, माइनस 1 बटा कितना है लास्ट में 17। अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है, गुणे ये कोष्टक में है ही 17 1 का 17 और 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 12, मतलब 17 माइनस 5 बटे 17 × 85, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इसको सॉल्व करिए, 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 12, ठीक है, 12/85 और गुणे 1/3, 3 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 4/85। 4/85 कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ये देखना होता है कि हमारा ऊपर कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। अगर 1 नहीं बन रहा होगा तो क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, जो भी बन रहा होगा वहां से हम पहले ऊपर क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, और जो इनका अंतर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उनमें से कॉमन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का अंतर था, यहाँ पे 3 का अंतर है, इसलिए हम यहाँ पे 1/3 लिखे। यहाँ पे अंतर 5 का होता तो 1/5 लिखते, ठीक है। जितना भी अंतर होता वही हम बाहर लिखते, बाकी फर्स्ट में से लास्ट को घटा देते, ठीक है। तो हमारा यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बढ़िया आया है। कहा है कि 144, 360 और 504 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF होता है, आप जानते हैं महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, सबसे कट जाए, ठीक है, वही होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, आप कई तरीके से HCF को निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है कि आप अंतर निकाल करके भी निकाल सकते हैं। अंतर, अगर इनका जो अंतर होगा उनका या तो देखिए किसी भी HCF, किसी भी संख्या का HCF, जैसे 5 और 10, 5 और 10 का HCF क्या होगा, आप ऐसे ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि 5 होगा, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि इनका जो अंतर है वो भी 5 है, ठीक है। तो इनका अंतर भी हो सकता है, कभी कभी आपको देखिए ये 4 है और ये हो गया है 12, 4 और 12 का HCF क्या होगा, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 4 होगा। लेकिन और क्या कह सकते हैं कि इनका अंतर का हम करें कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो जो 8 है, अब अगर ये 8 नहीं हो रहा है तो 8 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है, 8 का कोई फैक्टर होगा, तो फैक्टर में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 4 हम कह सकते हैं कि 4 से ये कट जाएगा, 8 से तो ये कटता नहीं, लेकिन अगर इसका 8 का फैक्टर करते और नीचे फैक्टर करेंगे तो ये 4 प्राप्त होगा। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का HCF या तो वह संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या हो सकती है, या छोटी या किसी भी दो संख्याओं का अंतर हो सकता है, या अंतर का कोई फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखिए अभी हम आपको HCF पे इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ना कि आप लोग को HCF LCM से एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम कई तरीके से लगा सकते हैं। आप ऑप्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ऑप्शन मेथड में क्या करना होता है कि सबसे बड़े वाले को पकड़ो, पहले सबसे बड़े वाले को आप भाग देखा देखिए 72 से 144 आप एकदम रटा हुआ है, ये तो कटेगा ही कटेगा। 360 से करेंगे तो 72 पंचे 360 होता है, बिल्कुल कटेगा। अब 72 को 504 से चेक करना है, बस 504 को अगर हम 72 से कटाएं तो देखिए क्या होगा, 9 से कटाएंगे तो 9 8 72, और यहाँ से 9 से कटाएं तो 9 5 45, 9 6 54, 8 7 56। तो हम कह सकते हैं देखिए ये 72 से पूरी तरह से महत्तम समापवर्तक 72 से पूरी तरह से कट रहा है, तो हम इसको ऑप्शन नंबर सी मार के आगे चल देंगे। अगर ये नहीं कटता तो अब हम इसका क्या करते, फैक्टर चेक करते, या तो हम इसके सेकंड वाले को चूज करते हैं। सेकंड वाले में क्या है 36 है, 36 से चेक करते भाग दे करके, तो जो सबको काट देता है वही होता है HCF, आप लोग जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कई सारी मेथड है HCF निकालने के, ठीक है। HCF निकालने के लिए कई सारी मेथड है, आपको हम HCF पढ़ाएंगे, उसमें आप लोग बढ़िया से क्लास लीजिएगा।
एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग की तैयारी को कराएंगे। देखिए, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक HCF 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, रेलवे NTPC 4/1/2021 के शिफ्ट में पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। कहा है कि दो संख्याओं का योग 288 है और क्या कहा है कि उनका HCF 16 है। आप लोग HCF जानते हैं, HCF वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन रहती है। ठीक है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या रहती है जो दोनों में कॉमन रहती है। तो हम कह सकते हैं अगर हमें दो संख्या मानना होगा तो हम क्या मानेंगे? 16A और एक पहली संख्या 16A मानेंगे और 16B मानेंगे, तभी तो हमारा जो HCF होगा 16 होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि कहा है कि दो संख्याओं का योग 288 है, तो 16A प्लस 16B 16A प्लस 16B बराबर कितना हो जाएगा? 288, या इसमें से 16 हम कॉमन ले लेंगे तो बनेगा क्या? A प्लस B बराबर कितना होगा? 288। ठीक है, अब 16 से घटाएंगे, 16 एक का 16 हो जाएगा और कितना होगा? 16 एक का 16, यहाँ पे बचा कितना? 12 बचा, 12 28, 16 अट्ठे 128। ठीक है, 16 अट्ठे 128। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा A प्लस बी का मान कितना निकल के आया है? 18। ठीक है, और क्या होगा? देखिए, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? अब बताइए, A प्लस बी का मान हमें पता चल गया है 18 हो गया है। ठीक है, तो 18 दो संख्याओं को जोड़ करके 18 बनाने के लिए क्या क्या कौन कौन से युग्म बन सकती हैं? देखिए, पहला क्या क्या बन सकता है? पहले तो अगर हम A को 1 माने तो B को हमें क्या मानना पड़ेगा? 1 और 17 बिल्कुल बन सकता है। B को अगर हम 2 माने तो A को 2 माने तो B को हमें कितना मानना पड़ेगा? B को 16 मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 16 को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 और 16 ये इसमें से फिर से हमारा HCF निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या लेना है? दो संख्याएं क्या होनी चाहिए? आपस में सहअभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ A का मान अगर हम 3 लेते हैं, अगर हम A का मान 3 लेते हैं तो B का मान हमें 15 लेना पड़ेगा। तो 3 और 15 ये सहअभाज्य है कि नहीं? तो नहीं है, ये सहअभाज्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी नहीं लेंगे। फिर क्या लगेगा? अगर हम 4 लेते हैं तो 4 अगर 4 और 14 लेंगे तो फिर इसमें भी 2 अभाज्य आएगा, तो हम ये भी नहीं ले सकते हैं। 5 और 13 मिलके 18 बनेगा। हाँ, तो हम ले सकते हैं 5 और 13। ठीक है, और क्या बना सकते हैं? उसके बाद अगर 7 और 11, ठीक है, 7 और 11 और क्या ले सकते हैं? देखिए, 5 बाद 7 हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है? 9 और 9 तो लेंगे नहीं। फिर क्या ले सकते हैं? 10 और 8 नहीं ले सकते हैं। बस यही 3 है, बाकी फिर से हमारा 11 7 बनने लगेगा। तो ऐसे कितने युग्म संभव है? 1 2 3, एक 17 और एक 5 और 13, 11 और 7। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि 18 बनाने के लिए तो हम कई तरीके से ले सकते हैं। देखिए, 15 और 3 मिलके भी 18 होता है। ठीक है, लेकिन 18 ये वाला युग्म नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आप लोग जानते हैं HCF जब अगर निकल गया है उसमें से, तो जो बाकी जो संख्याएं बची होती हैं वो क्या है? वो आपस में सहअभाज्य है। सहअभाज्य किसे कहते हैं? जो जिनमें इन दोनों में से अगर कोई भी एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। 3 और 15 में से फिर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, तो ऐसी संख्याएं युग्म में नहीं शामिल की जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमारा जो सिर्फ बन रहा है 1 और 17, 7 और 11 और 5 और 13, ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी? ऐसे कितनी पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे या 3 जोड़ी बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कुल कितना शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो देखिए, इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे सक्सेसिव वाला, और बाकी परसेंटेज से भी लगा सकते हैं, परसेंटेज वाले से भी लगा। जैसे आप लोग देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे ज्यादा आसान आप डाटा देख करके समझिएगा कि इसमें देखिए क्या करना है कि 25 है और 16 है, तो आप लोग एक्स वाई वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं, एक्स प्लस वाई अपान 100 वाला फार्मूला से डायरेक्ट हम परसेंटेज नहीं, हमें परसेंटेज ही पूछा गया है तो हम डायरेक्ट इस वाले फार्मूले पर रख करके निकाल लेंगे। देखिए क्या है, कहा कि पहले 16% की कमी की गई, पहले क्या कमी हुई है तो माइनस लगा देंगे, फिर क्या हुआ है वृद्धि हुआ है 25 कर देंगे, फिर क्या करेंगे, देखिए प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे 25 गुणे 16 और बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट परसेंटेज बताएगा। अगर प्लस में आएगा तो अगर ये परसेंटेज अगर प्लस में आ रहा है तो समझ लीजिए कि वृद्धि हुई है, माइनस में आ रहा है तो
कमी हुई है। तो सिर्फ 16 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 9 माइनस 25 से कटाएंगे, 25 चौका 100, 4 चौके 16, ठीक है। 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5%। ये देखिए प्लस में आया है, अतः ये कह सकते हैं कि ये 5% की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी हुई, बाद में 25% की अगर वृद्धि हो रही है तो टोटल ओवरऑल कितने % की वृद्धि हो रही है, 5% की। यही हमसे पूछा गया था। आप लोग इस मेथड को बढ़िया से जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी संख्या अपने में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि 45% बढ़ाने के बाद वो 725 हो रही है, मतलब वो कितनी हो जा रही है, 145%। 145% का मान कितना है, 725। हम कह सकते हैं कि ये 725 जो है वो 145% का मान है, ठीक है। और हमसे पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी होती है, 100% होती है, आप लोग को पहले ही बताए हैं। तो अब यहाँ से हम कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, और यहाँ पे करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। और क्या कह सकते हैं, 29, या इसको भी मत कटाइए, तो 5 से इसको हम कटाते हैं, थोड़ा आसानी बन जाएगी। 5 से इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 का 5 और 5 चौके 20, 5 5 25, ठीक है, 29। अब ये हमारा 100 बना है, रहने दीजिए। ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम किए। अब देखिए 29 से अगर ये जाएगा, 30 पंचे 150 होता है, 29 पंचे 145, तो ये 500 500 वह संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 5 बार जाएगा, गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक। तो संख्या क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। संख्या कोई भी अपने में क्या होती है, 100% होती है, 45% बढ़ गई है तो वो कितनी हो जाएगी, 145%। तो हमें 100% का मान पूछा गया है। ए और बी ने क्रमशः 20,000 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी 3 माह के बाद सी 15,000 का निवेश करके उसी साझेदारी में शामिल हो जाता है, ठीक है। 4350 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 3 पार्टनर हैं, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो समझिएगा। थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। ए ने कितना लगाया है, 20,000, ठीक है। 1000 को हम के से लिख देते हैं, क्योंकि सब 1000 है तो सबको हम हटा सकते हैं। और बी कितना लगाया है, 16 के, और सी कितना लगाया है, 15 के, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए कौन कितने टाइम के लिए लगाया है ये देखना है। टोटल जो ये है वो कितने मंथ का है, 6 मंथ का है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए और बी ने शुरू से ही काम किया है, तो ए और बी जो है वो 6 माह के लिए लगाए हैं, ठीक। और सी जो है वो 3 माह के बाद आया है, तो कितने माह के लिए लगाया है, 3 माह के लिए लगाया है। अब यहाँ से देखिए, अब इनका रेशियो निकालेंगे। अब इनके जो अनुपात, जो इनका प्रॉफिट का अनुपात होगा वो किस अनुपात में बटेगा, उनके जो निवेश है वो कितने समय के लिए लगाए हैं उसी के रेशियो में लगेगा। तो हमारा क्या होता है, अगर हमें रेशियो निकालना होता है तो इनका क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 20 में 6 का गुणा करेंगे तो 20 छक्का 120, 16 छक्का 96, और ये 15 तियां 45, ठीक है। अगर इसमें से कुछ कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो अब ये देखिए हमारा इनका क्या निकल के आएगा, एग्जैक्ट रेशियो निकल के आएगा। तो कटाएंगे, देखिए 3 से कटाएंगे, ये 3 चौके 12, ठीक है। और यहाँ से कटाएंगे तो 3 त्रुक का 9, 3 दूनी 6, ये कटाएंगे तो ये आएगा 15। हमसे पूछा है कि बी का छमाही के लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये 40 32 और 15, 40 15 कितना होता है, 55 होता है। 55 और 30 57 30 87, तो 87 टोटल कितना है, 43 43 50, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 87 यूनिट के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 32 यूनिट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कटा सकते हैं तो कटाइएगा। देखिए अगर हम यहाँ से कटाए हैं 29 से अगर हम कटाते हैं तो यहाँ पे कितना कट रहा है, 3 से कटाते हैं, कटा के चेक करिए, 95 3 से कटेगा, ये जाएगा 29 बार। 3 से कटाएंगे तो 3 1 का 3, ठीक है।
3 एक्का 3 और 3 चौके 12 और बच रहा है कितना, 3 चौके 12, 3 बचे 15। 29 से कितनी बार जाएगा ये, 5 बार जाएगा। और एक जीरो है इसमें पहले भी, ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। एक जीरो यहाँ पे है तो एक जीरो यहाँ भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 32, 50 गुणे 32। तो जीरो एक पहले इसको कर दे, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 दुई 17। तो जो बी का हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा 1700। कहीं देखिए कैलकुलेशन में गलती हुई है, कहाँ पे हुई है, 0 0, 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ से लगा 1, 5 तिहाई 15 1 16, 1600 आएगा, ठीक है। हाँ 32 का आधा 1600 सही है, 1600। तो इनका जो बी का हिस्सा आएगा वो कितना आएगा 1600, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बी का हमें एग्जैक्ट रेशियो का मान निकलना था, वो निकल के आ गया, तो हम आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 और 2 के अनुपात में दूध और पानी वाले द्रव को 2 लीटर मात्रा को 2 और 3 के अनुपात में दूध और पानी के वाले एक अन्य द्रव में 3 लीटर की मात्रा में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि देखिए हम पहले तो हम न्यू देखते हैं दूध और पानी के पहले मिश्रण में क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है समझिएगा। देखिए पहले मान लेते हैं कि ये कोई ए वाला पार्ट है और ये कोई बी वाला पार्ट है, ठीक है। कोई एक ए बर्तन है, दूसरा बी बर्तन है। एक में कितने का अनुपात है 3 और 2 का अनुपात है, और एक वाले में कितना है 2 और 3 का अनुपात है, ठीक है। और कह रहा है कि हमसे कहा है कि 3 लीटर और 2 लीटर वाले एक द्रव में मिलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले आप लोग सीधा सीधा ये देखा करिए कि 3 और 2 5, इनका यूनिट जोड़ने पर 5 हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो पहले हम इसी को बराबर करते, ये हमारा ऑलरेडी क्या है बराबर है। अब ये बराबर है अगर, तो कह रहा है कि 3 लीटर और 2 लीटर दूध वाले दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका कितना है, ये 2 लीटर है और ये कितना है 3 लीटर है, ठीक है, 2 और 3 लीटर है। अगर हम चाहे अब क्या करेंगे हम, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। और उसके बाद इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 9 9 4 13, कितना हो जाएगा 12:13, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप लोगों को सबसे पहले जो अनुपात दिया गया उसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम बराबर कर, देखिए इनको जोड़ने पर कितना हो रहा था 5 हो रहा था, इनको भी जोड़ने पर 5 हो रहा था। जब दोनों को जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त हो गया है तो हम अगला वाले को गुणा करके 2 लीटर है तो सब में दोनों का गुणा कर करके अब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही इसको इसलिए ऐसा बना रहे हैं ताकि हमारा जो यूनिट है, ये जो रेशियो है इसके रियल वैल्यू से मैच कर जाए। तो यहाँ से देखिए रियल वैल्यू से मैच किया है तो तभी हम 6 और 4 और 6 और 9 दोनों का क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए ये पहले वाले बर्तन के लिए हो गया है, ये दूसरे वाले बर्तन के लिए, मतलब देखिए रियल में समझिएगा, इसका मतलब है कि ये 2 लीटर ये है और 3 लीटर ये है, टोटल मिश्रण जो है वो कितना है 5 लीटर है। अगर हमसे इनमें पूछ लेता दूध की मात्रा का कितनी होगी तो हम क्या निकालते हैं, 12:13 का मान निकला है, लेकिन रियल में कितना है 5 लीटर ही है, ठीक है, 5 लीटर ही है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का हमसे अनुपात पूछा था, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना निकल के आएगा 12:13, ठीक है। ये रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, पहले तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा समझना ये है कि कोई चीज 100% का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या अगर अपने आप में 100% होती है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। 100% उसमें क्या कह रहा है कि 2 गुनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है मतलब वो कितना हो जाएगी 200%। वो 100 से कितना हो गया है 200 हो गया है, कितना एक्स्ट्रा बढ़ा है 100,
100 एक्स्ट्रा बढ़ा है। इस 100 को ये 100 यूनिट को बढ़ने में उसे कितने वर्ष का समय लगा है? 4 वर्ष का लगा है समय 100% को बढ़ने में। देखिए इसका कहने का मतलब है 100% तो कोई भी संख्या होती है, लेकिन अगर दुगना हो गया है तो वो कितना हो जाएगा? 200%। तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा बढ़ा है? 100%। 100% बढ़ने में उसे कितने वर्ष का समय लगा है? 4 वर्ष का। साधारण ब्याज जानते हैं कि हर वर्ष ब्याज समान लगता है, तो ये 25% हम कह सकते हैं कि 25% प्रति वर्ष का इनका क्या है? ब्याज का दर है। तभी तो 4 वर्ष में 100% हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका प्रतिशत है वर्ष ब्याज की दर कितनी है? 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः, मतलब देखिए ये क्या है? इसका कहने का मतलब ये क्या दिया गया? हमें अमाउंट दिया गया है। 3 वर्ष के बाद और 5 वर्ष के बाद उनका जो अमाउंट है वो कितना है? 8255 से कितना हो जा रहा है? 9450। हम कह सकते हैं कि देखिए पहले 5 वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 5 वर्ष में मिला है 9425, और 3 वर्ष में कितना मिला है? 3 वर्ष में मिला है कितना? 8255। ठीक है। अगर हम घटाएं तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में रियल हम पूछे 2 वर्ष में, ये 2 वर्ष में जो इनका अंतर आएगा वो क्या होगा? ब्याज का अंतर ही होगा। तो 5 में से 5 का अंतर करेंगे 0 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 9 में से जाएगा तो ये 1170। ये 2 वर्ष में 1170 कमा रहा है। तो हम कह सकते, तो हमसे पूछा है ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्ष में वो 1170 कर रहा है, तो 1 वर्ष में क्या होगा? 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 585 हर वर्ष का क्या पा रहा है? वो 585 ब्याज पा रहा है। ठीक है, तो हम या तो इसमें रख दें या तो इसमें रख दें। हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष में कितना ब्याज टोटल पाएगा? 3 वर्ष में वो कितना पाएगा? 5 या 15, 3 बचे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 बचे 15 2 17, 1755। 3 वर्ष में वो कितना पाएगा? 1755 रुपए ब्याज पाएगा। तो टोटल ये यहाँ पे कितना था? 8255 ये अमाउंट था कितने? 3 वर्ष के बाद का, लेकिन उसमें 1755 जो है वो ब्याज है, 1755 ब्याज है। तो अमाउंट प्रिंसिपल निकालना चाहे तो अमाउंट में से ब्याज को माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 67। तो जो उनका प्रिंसिपल है वो कितना है? 6700 है, और ब्याज कितना बन रहा है? 585। तो हम कह सकते हैं जो रेट होगा उनका 585 बटे 6700 गुणे 100, यही हमारा हो जाएगा रेट। 0 से 0 कट गया। अब 67 से ये कितनी बार जाएगा? यही चेक कर लीजिए। देखिए कितना होता है? 6 9 54, 6 6 42, 6 8 48, 6 9 54। अगर हम 9 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 7 63। कैलकुलेशन देखिएगा कट रहा है कि नहीं, ये कटना चाहिए। घटाकर चेक करिएगा। 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 5 गए तो 7 हो जाएगा, और ये 1555 नहीं, ये 1755 आया है ना, यही गलती हुआ है। देखिए टोटल 3 वर्ष का कितना हुआ है? 8255, और जो ब्याज निकल के आया है वो कितना आया है? 1755। 8255 में से 1755 को जो माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकलेगा। प्रिंसिपल हमारा 0 0, 12 में से 5 7 जाएगा तो 5 होगा, और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखिए कि 585 रुपए वो एक प्रत्येक वर्ष क्या पा रहा है? ब्याज पा रहा है 585 रुपए। कितने पर? 6500 पे। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 का गुणा। तो यहाँ से हमारा रेट प्राप्त हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं कटा है, ये देखिए 13 पच्चे 65, और 13 चौका 52। ठीक है, उसके बाद बचा 13 पच्चे 65। ठीक है, 5 से कटाएंगे तो 5 9 45। तो रेट निकल के कितना आया है? 9%। ठीक, कितना निकल के आया? 9%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। 5 वर्ष में जो अमाउंट प्राप्त है और 3 वर्ष में जो अमाउंट प्राप्त है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा? 2 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है,
वही 2 वर्ष का ब्याज हुआ है तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिए, कितना आ गया है 585। तो हम जानते हैं कि जब ये 3 वर्ष का अमाउंट दिया गया है तो इसमें क्या होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल और ब्याज दोनों होते हैं, तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा है और प्रिंसिपल जुड़ा है। तो हम ये अमाउंट में से 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। हमें प्रिंसिपल प्राप्त हो गया है तो ब्याज से हम निकाल सकते हैं रेट, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं कि दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 होता है। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 97.2 है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका है कि सक्सेसिव वाले मेथड पे चलिए और वहां से लगाइए। बाकी लगाने के बहुत तरीके हैं, आप किस तरीके को जल्दी कर पाते हैं डाटा कैसा दिया गया है उस पर निर्भर करता है। हम आपको समझाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। देखिए आपको सक्सेसिव अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का हमें डायरेक्ट परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 वाले फार्मूला पर रख करके हमें डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू प्राप्त होती है। तो हमें जानते हैं कि ये दोनों होता है, ये क्या होता है, ये तो हमारा साधारण ब्याज होता है और यही जो होता है 2 वर्ष का ये साधारण ब्याज, ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, इनका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। हम कह सकते हैं कि अगर देखिए ऐसे समझिए कि 9% वार्षिक कोई ब्याज लग रही है, अगर साधारण ब्याज होती तो वो कितना लगता है 18%, 9 दूनी 18% वो क्या हो जाता है, साधारण ब्याज होता। लेकिन 9% का 9%, ठीक है, 9% का 9% ही क्या कहलाता है, उसका ब्याज कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कि क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 गुणे 9/100, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक तो ये साधारण ब्याज हो जाता है, बाकी ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा क्या हो जाता है, उनका अंतर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 81/100, ठीक है, या 0.81 लिख सकते हैं, ठीक है। एक 0.81% का मान हमारा कितना दिया गया है, 97.2, ठीक है। हम अगर यहाँ से अगर हम कह दें कि 81% बराबर कितना हो जाएगा 97.20, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 0.2 अंक हम घटा दिए, ठीक है। तो अब ये देखिए घटाएंगे 9 से 9 9 81 और इसको घटाएंगे 9 1 9 9 8 72 और 0, ठीक है। फिर से 9 से घटाते हैं तो 9 1 9 और 9 दूनी 18, 120 कितना निकल के आया है, 1% का मान हमारा कितना निकल के आया है 120। तो 100% का मान कितना होगा, 1% का मान अगर 120 है, 100% का मान हमारा 2 गुना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याज में अंतर कितना होगा। यहाँ पे देखिए उल्टा दिया गया है, हमें साधारण ब्याज दिया गया है और हमें पूछा है कि उनका अंतर क्या होगा। तो देखिए रेट हमारा कितना है 10% है, ठीक है, रेट हमारा कितना है 10% है। हम कह सकते हैं कि ये 10% है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होता है, हम जानते हैं 2 वर्षों का अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज 10% है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20%। 20% का मान हमें दिया गया है कितना 2,000, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान अगर यहाँ से हमें निकालना कितने परसेंट का मान है, ये देखिए हमें निकालना है कितने परसेंट का मान कि 10%। सक्सेसिव अगर हम निकालेंगे तो यहीं से हमें पता चलता है साधारण ब्याज और देखिए सक्सेसिव लगता है x प्लस वाई अपान 100, यही ना लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 10 प्लस 10 गुणे 10/100, हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का अगर 10% ब्याज दर से है तो हमारा टोटल बन कितना रहा है 21% क्या बन रहा है, ये CI बन रहा है और 20% जो होता है हमारा SI होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1% जो होगा वही तो होगा CI और SI का अंतर होगा। तो हमें यहाँ से 1% का मान ही हमसे पूछा है, तो हम 20% का मान जानते हैं, अगर 2,000 है तो 1% का मान निकालना हो 1% का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1% का मान हमारा 100 रुपये हो जाएगा और यही हमसे पूछा गया है, क्योंकि CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा वो तो 20% होगा और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या CI होगा वो कितना हो जाएगा 21%। तो जो इन दोनों का अंतर होगा वो कितना हो जाएगा
1%, हमें 1% का मान पूछा है, 20% का मान दे करके 1% का मान पूछा था डायरेक्ट, बस वही निकालना था। आप लोग समझिएगा लॉजिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की दर गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है समझिएगा, कि कह रहा है कि वो एक कोई धनराशि पहले में अपने में क्या होती है, एक का मतलब कह दीजिए या संपूर्ण कह दीजिए, ठीक है। तो अपने में क्या होती है, वो 100% होती है। तो एक से वो कितना हो रही है यार, कितना हो रहा है, 1 से 8 हो जा रही है। संख्या क्या हो जाएगी, 1 से 8 हो जा रही है। चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग जानते हैं कि अगर हमें 1 से 8 ये कितने 3 वर्ष में, जितने वर्ष में हो रहा है उसका हम स्क्वायर रूट करते हैं या उसका रूट में ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 वर्ष है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो 1 से कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कहा है कि 3 वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्ष में ये 64 गुनी हो जाएगी, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो उस वाले तरीके का उसमें थोड़ा सा उसको भी इसी तरीके से लगाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा और लॉजिक लगेगा। यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें पूछा है ब्याज की दर पूछा है। हम अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, हमारा 1 वर्ष का मान आ गया है कि 1 वर्ष में ये कितना हुआ है, 1 से 2 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पर, 1 पे बढ़ रहा है। तो 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज निकलेगा। हम कह सकते हैं कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 100% है। यहाँ पे देखिए जो ब्याज की दर लग रही है वो कितनी, 100% लग रही है, जिसकी वजह से 3 वर्ष में ये 8 गुना हो जा रही है, ठीक है। 100% का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, किरण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए कमल और किरण है, ठीक है। कमल के लिए हम के लगा देते हैं और किरण के लिए लगा देते हैं के और आर, ठीक। कमल और किरण ये कितने का अनुपात है, 4 और 5 का अनुपात है। हमसे कहा है कि 6 वर्ष के बाद जो कमल है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद होगी तो वर्तमान में कितनी होगी कमल की आयु, वर्तमान में जो कमल की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष होगी कि नहीं होगी। ये 6 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस यही हमसे कहा था। हम कह सकते हैं कि 4 यूनिट का मान अगर 24 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो किरण का हो जाएगा 6 पंचे 30। तो किरण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। यही हमसे पूछा है कि किरण की वर्तमान आयु क्या है। किरण की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष, ठीक है। जिसमें देखिए जो कहा है उसको समझिएगा और लॉजिक जो कहा है आप अगर लॉजिक लगा लिए हैं तो बहुत ही आसान होता है ये वाला चैप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर बस की चाल जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो इसका ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का ये सब बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को सीधा सीधा एक चीज याद रखना है, कुछ नहीं करना है, कि बस बिना रुके अगर चल रही है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अगर रुक रुक के चल रही है तो कितना चल रही है, 27 किलोमीटर। हम कह सकते हैं तो बिना रुके चल रही थी तो कितना चल रही थी, 45 की स्पीड से। अब जब रुक रुक के चल रही है तो कितना चल रही है, 27। 45 माइनस 27 और बटे क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो बिना रुके चल रही है। बिना रुके चल रही है तो कितना चल रही है, 45 को हम लिखेंगे बस। अब इसी को सॉल्व करिए, यही एग्जैक्ट जो आएगा ये क्या आएगा, ये टाइम आएगा कितना, कितने मिनट के लिए ये रुक रही है, ठीक है। कितने मिनट के लिए रुक रही है, डायरेक्ट इससे टाइम ही प्राप्त होगा। तो 45 में से 27 जाएगा तो कितना बनेगा, 18। 18 बटे 45। 18 बटे 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 बटे 45 को लिख सकते हैं, कटाएंगे तो 9 दूनी 18 और 9 बचे 45। तो कितने के लिए, कितने घंटे के लिए, कितने टाइम के लिए, 2/5 घंटे के लिए रुक रही है, ठीक है। तो अगर हमें मिनट में निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, 60 से गुणा। 60 से गुणा करेंगे तो ये कितने जाएगा, 5 से कितने बार जाएगा, 12 पंचे 60 व 12 दूना 24। हम कह सकते हैं कि जो ये बस है अगर रुक रुक के चल रही है तो प्रत्येक घंटे वो 24 मिनट के लिए रुकती है, इसलिए वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल
से अगर बिना रुके चल रही थी और अगर रुक रुक के चल रही है तो उसकी जो नेट स्पीड है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। इसमें इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको क्या करना, दोनों चालों का समझिएगा, दोनों चालों का क्या करना, अंतर ज्ञात करना है और बिना रुके चल रही है उससे भाग दे देंगे तो हमें एग्जैक्ट टाइम वो पता चलेगी जितने टाइम के लिए वो रुक रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं। तो हम जान लीजिए कि अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो हमारा जो स्पीड, नेट स्पीड होता है वो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, b प्लस डब्ल्यू। बी मतलब बोट और या अर्जुन की चाल हम मान लेते हैं। तो देखिए अर्जुन की चाल को हम क्या मान लेते हैं कि हम बोट मान ले अर्जुन की चाल को, तो हम कह सकते हैं v प्लस डब्ल्यू। जब हमारी चाल जब क्या होती है कि धारा की दिशा में जाती है तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो v प्लस डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कितनी दूरी ट्रेवल करी है 40 किलोमीटर, कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो इनका जो हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहा है कि जब उसे धारा के विरुद्ध जाता है, जब विरुद्ध जाएगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। कितने दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 2 घंटे में। ठीक है, 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ से b माइनस डब्ल्यू का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 से जाएगा, 5 8 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जो कि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, स्थिर गति में तैरने की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि b का मान, b मतलब b को हम माने हैं, b जो है वो क्या है, अर्जुन का चाल है। तो b अर्जुन का चाल ज्ञात करना है तो हमें जानते हैं कि b, हम ये समीकरण और दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए w से w कट जाएगा, बचेगा कितना, 2b बराबर 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20। 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20। 2 से कटाएंगे तो ये जाएगा 10। तो हमें यही पूछा था कि b की स्पीड कितनी है, b की स्पीड कितनी जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। b मतलब अर्जुन, यहाँ पे आपको दिखाया है b का मतलब अर्जुन। ठीक है, तो b का जो होगा ऑप्शन नंबर b सही होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। आप लोग जानते हैं कि जो एक वर्ग ले लेते हैं, समझाते हैं आपको। ठीक है, ये एक वर्ग है, हमें वर्ग का क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। हम जानते हैं कि ये a होगा तो इसका विकर्ण होगा a कड़ी में 2। ठीक है, a कड़ी में 2 हमें विकर्ण की मान दिया गया है, मतलब हमें a कड़ी में 2 का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो a का मान अगर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बटे कड़ी में 2। कड़ी में 2 में अगर भी गुणा करें तो हम यहाँ पे देखिए 20 को लिख सकते हैं क्या, 20 को लिख सकते हैं 10 गुणे 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 2 से भाग देंगे तो भाग हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 कड़ी में 2। 10 कड़ी में 2 ये क्या आएगा हमारा, ये भुजा का मान ज्ञात होगा। 10 कड़ी में 2 मतलब ये 10 कड़ी में 2 यहाँ पे है, 10 कड़ी में 2 यहाँ पे होगा, 10 कड़ी में 2 यहाँ पे होगा, 10 कड़ी में 2 यहाँ पे होगा। हमसे वर्ग का परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, इन चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग करेंगे 10 10 20 10 30 10 40, टोटल कितना हो जाएगा, 40 कड़ी में 2। 40 कड़ी में 2 यही क्या हो जाएगा, इसका परिमाप, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि हमें क्या पता चलनी चाहिए, भुजा पता चलनी चाहिए। देखिए कोई एक वर्ग है, फिर से देखिए हमारा आ गया है एडवांस का क्वेश्चन फिर से, और ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए एक हमारा एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, यह एक हमारा वर्ग है। कहा है हमसे कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 36 सेमी स्क्वायर है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर है तो भुजा कितनी हो जाएगी,
6 हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कैसे होगी, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा। ठीक है, हमसे कहा है कि इनका जो मध्य बिंदु है, इनको मध्य बिंदु से मिलाने पर ना एक वर्ग और बनेगा। ठीक है, इनके मध्य बिंदु आप लोग समझिएगा, ये मध्य बिंदु ही समझिए, ये एक वर्ग और बन रहा है। ठीक है, यह एक और एक क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। ठीक है, अगर वर्ग ये मध्य बिंदु है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। ठीक है, और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो हम अगर इस वर्ग की हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना होगा, इसकी भुजा। अगर ये हमें भुजा प्राप्त हो जाए तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो उसके लिए क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये देखिए, ये लंब और ये आधार, तो ये क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो ये जब दोनों समान है तो हमारा ये जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, 3 कड़ी में 2। कैसे होगा जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ए स्क्वायर प्लस बी कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, रूट में लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब और आधार दोनों समान है तो हम निकालेंगे, तो वहां से हमारा जो भुजा का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 3 कड़ी में 2। हमें अगर भुजा का मान पता चल गया है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा 3 कड़ी में 2 गुणे 3 कड़ी में 2। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं, यहाँ पे कड़ी में 2 का गुणा करेंगे, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो जो ये अंदर वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 18 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा याद करके रट लीजिएगा कि जब भी किसी वर्ग में मध्य बिंदु से मिलाने पर जो ये क्षेत्रफल जो इसके मध्य बिंदु से मिलाने पर जो चतुर्भुज बनेगा या वर्ग बनेगा, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए ये 36 था और अंदर वाला कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको लॉजिक तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और कंठस्थ हो चुका है तो आप इसको रट भी सकते हैं, बहुत ही मुश्किल नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब अंदर वाला जो वृत्त होगा बड़े वाले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन का श्रृंखला हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, धन्यवाद।